साल था 2020। नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू 24.9 बिलियन डॉलर था और ये रेवेन्यू अगले ही साल बढ़कर 30 बिलियन डॉलर हो गया। मगर नेटफ्लिक्स के साथ ऐसा क्या हुआ कि नेटफ्लिक्स ने अपने 2 लाख सब्सक्राइबर मात्र 100 दिनों में खो दिए। और जिस नेटफ्लिक्स के स्टॉक एक टाइम पे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक कहे जाते थे, आज उनकी वैल्यू 350% से नीचे गिर गई है। नेटफ्लिक्स जो कि एक काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी है जिसने OTT का कॉन्सेप्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था, आज ऐसा क्या हुआ कि नेटफ्लिक्स को सरवाइव करने के लिए भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी क्या गलती करी नेटफ्लिक्स ने जो वो आज इतनी बुरी तरीके से फेल हो रही है। नए लोग उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं वो भी उसे छोड़ के जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसे कौन से बिजनेस लेसन्स हैं जो हम इस केस स्टडी से सीख के अपने बिजनेसेस में अप्लाई कर सकते हैं। साल 1997 रीड हेस्टिंग ने अपोलो 13 मूवी की एक कॉपी रेंट पे ली थी और 6 हफ्तों की लेट रिटर्न करने पर उन्हें $40 एज अ फाइन ब्लॉकबस्टर को देने पड़े। और इसी दौरान घर आते समय उन्हें नेटफ्लिक्स का आइडिया आया और उसके बाद रीड हेस्टिंग ने को फाउंडर मार्क रैंडॉल्फ के साथ मिलकर अपने कुछ 30 एम्प्लॉय और 950 DVDs के साथ नेटफ्लिक्स की शुरुआत करी। नेटफ्लिक्स का शुरुआती बिजनेस मॉडल DVD रेंटल सर्विस था। कस्टमर नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे जाके DVD रेंट पे ले लिया करते थे और कुछ 2 से 3 दिनों में उनके घर पे DVDs पहुंचा दी जाती थी। इसके बदले नेटफ्लिक्स अपने कस्टमर से मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज किया करता था, जो कि उस टाइम पे $10 पर मंथ था। शुरुआत से ही ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स को काफ़ी टफ कंपटीशन दे रहा था। ब्लॉकबस्टर उस टाइम का सबसे बड़ा एग्जिस्टिंग प्लेयर था DVD मार्केट के अंदर, with billions of dollars in revenue and more than 6,000 stores in all over the world। मगर ब्लॉकबस्टर का 16% रेवेन्यू उसके लेट फी से आता था, जो कि 1997 में $200 मिलियन था। लोग ब्लॉकबस्टर से DVD रेंट पे तो ले लिया करते थे, मगर लेट रिटर्न करने पर उन्हें कुछ डॉलर फाइन देना पड़ता था। और दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स का मॉडल मंथली चार्जेस पे था, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा था और नेटफ्लिक्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही थी। और उस टाइम पे नेटफ्लिक्स ने अपना टैगलाइन भी रखा था, नो लेट फी। क्या आपको पता है नेटफ्लिक्स के शुरुआती दिनों में अमेजॉन ने नेटफ्लिक्स को $60 मिलियन का ऑफ़र दिया और मार्क रैंडॉल्फ तो नेटफ्लिक्स को बेचने के लिए तैयार भी हो गए थे, मगर 70% ऑफ द शेयर रीड हेस्टिंग के पास था और उन्होंने नेटफ्लिक्स को बेचने से मना कर दिया। साल था 2000 जब .com बबल बस्ट हुआ और मानो लगभग सभी कंपनियां रातों रात डूब गई। तब नेटफ्लिक्स को भी काफ़ी सारे लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था। तब उस टाइम पे रीड हेस्टिंग और मार्क रैंडॉल्फ ने नेटफ्लिक्स को बेचने का सोचा। मार्क रैंडॉल्फ और रीड हेस्टिंग ने ब्लॉकबस्टर को $50 मिलियन का ऑफर दिया कि ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स को खरीद ले। मगर जॉन एंटिको, जो कि उस टाइम पे ब्लॉकबस्टर के CEO थे, उन्हें इस ऑफर को मजाक में लिया और उन्होंने नेटफ्लिक्स को खरीदने से मना कर दिया। फॉर्चुनेटली साल 2001 तक नेटफ्लिक्स सरवाइव करने में कामयाब रहती है। अब वीडियो की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और इसी वजह से नेटफ्लिक्स की डिमांड रातों रात बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी और अब नेटफ्लिक्स कहाँ ही रुकने वाला था। और फाइनली साल 2002 में नेटफ्लिक्स अपना IPO लॉन्च करता है और $80 मिलियन रेज करता है। अब मानो नेटफ्लिक्स के ऊपर पैसों की बारिश हो गई। साल 2003 में नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू $270 मिलियन था और अगले साल 2004 में ये रेवेन्यू बढ़कर $500 मिलियन हो गया। वीडियो की ऐसी क्रेजी डिमांड देख के ब्लॉकबस्टर भी कहाँ ही रुकने वाला था और अब ब्लॉकबस्टर ने भी अपने खुद की वेबसाइट लॉन्च कर दी और DVD रेंट पे देने लगे। ब्लॉकबस्टर के पहले से ही काफ़ी सारे स्टोर्स खुले हुए थे, इसलिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन में कभी कोई दिक्कत नहीं और मात्र 2 सालों में ही ब्लॉकबस्टर 2 मिलियन सब्सक्राइबर को गेन कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स, जो कि काफ़ी टफ कंपटीशन फेस कर रहा था ब्लॉकबस्टर से, और नेटफ्लिक्स केवल 55,000 सब्सक्राइबर ही गेन करता है। मगर नेटफ्लिक्स ने यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक खेला और फाइनली 2007 में नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग मीडिया सर्विस लॉन्च कर दी और मानो नेटफ्लिक्स वॉज गोइंग क्रेजी। नेटफ्लिक्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर दिए डाटा को एनालाइज करने में और एक स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम बनाया जो कि लोगों को उसके पसंद की चीज़ें दिखाता था। नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम इतना स्ट्रॉन्ग था कि नेटफ्लिक्स के ऊपर कौन सी चीज़ें देखना पसंद करते हैं और कौन सी चीज़ों को ज़्यादा सर्च करते हैं, नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम इन सब चीज़ों को एनालाइज करके, रीड करके उनको वैसी ही चीज़ें सजेस्ट करता था ताकि वो लोगों का टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर सके और लोगों को नेटफ्लिक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोक के रख सके। और 2013 में नेटफ्लिक्स ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया और इसी के साथ नेटफ्लिक्स ने कुछ छोटी कंपनियों को भी एक्वायर किया ताकि उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और वो चीज़ों को काफ़ी इजी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। नेटफ्लिक्स जो कि सफलता की ऊंचाइयों पे था और वहीं दूसरी तरफ 2013 में अनफॉर्चुनेटली ब्लॉकबस्टर बैंकरप्ट हो गई। ब्लॉकबस्टर के बैंकरप्ट होने के बाद नेटफ्लिक्स का मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहा और अब मानो नेटफ्लिक्स
स्ट्रीमिंग मीडिया इंडस्ट्री का किंग बन चुका था। और नेटफ्लिक्स अपने स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम और कोई कॉम्पिटिटर ना होने के कारण काफ़ी सालों तक नेटफ्लिक्स बेस्ट स्ट्रीमिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनी रही। और इन्हीं सब चीज़ों ने इन्वेस्टर्स का ध्यान नेटफ्लिक्स की ओर खींचा और मानो इन्वेस्टर्स पागल से हो गए थे नेटफ्लिक्स के अंदर पैसा लगाने के लिए। और नेटफ्लिक्स ने भी अपने इन्वेस्टर्स को 17,000% का रिटर्न दिया। और आज 2022 में नेटफ्लिक्स के पास 221 मिलियन यूजर हैं। मोर देन 180 कंट्रीज में लोग नेटफ्लिक्स को एंजॉय कर रहे हैं। मगर नेटफ्लिक्स के लिए हालात बहुत तेजी से बदले और नेटफ्लिक्स अब काफी टफ कंपटीशन फेस कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर से, लाइक अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, HBO मैक्स और वूक। नेटफ्लिक्स के स्टॉक के प्राइस पिछले 6 से 7 महीनों में 370% से नीचे गिर गए। ऐसा ही नेटफ्लिक्स के स्टॉक के प्राइस 2007 में भी 17% से नीचे गिरे थे, जब मॉर्गन स्टैनली ने ये कहा था कि नेटफ्लिक्स काफी टफ कंपटीशन फेस कर रहा है, स्पेशली इन इंडिया। नेटफ्लिक्स के CEO रीड हेस्टिंग ने ये प्रेडिक्ट किया था कि नेटफ्लिक्स के 100 मिलियन यूजर्स इंडिया से आएंगे, मगर करंटली नेटफ्लिक्स इंडिया में केवल 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। इंडिया में नेटफ्लिक्स के डिजास्टर के पीछे मेनली 3 फैक्टर्स हैं। पहला, हाई कंपटीशन। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, नेटफ्लिक्स काफी टफ कंपटीशन फेस कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर लाइक अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस। करंटली इंडिया अमेजॉन प्राइम के 22.2 मिलियन सब्सक्राइबर और डिज्नी हॉटस्टार के 46 मिलियन सब्सक्राइबर है। पिछले कुछ सालों में अमेजॉन प्राइम ने काफी हाई क्वालिटी कंटेंट को प्रोड्यूस किया है, जैसे कि मिर्जापुर और द फैमिली मैन, जिसको इंडिया में लोगों ने काफी पसंद किया। और वही दूसरी तरफ डिज्नी प्लस भी अपना पैसा मूवी से कमा लेती है। सेकंड, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिज्नी और HBO जैसे जाइंट के पास अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस है। डिज्नी के पास डिज्नी प्लस और HBO के पास HBO मैक्स है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट बहुत तेज़ी से और काफ़ी कोस्ट इफेक्टिवली कर लेते हैं। इससे हुआ क्या कि ये कंपनियां पहले अपने एक्सक्लूसिव राइट्स नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों को बेच दिया करते थे, मगर अब इनके खुद के OTT प्लेटफॉर्म हैं और एक तरह से ये नेटफ्लिक्स को साइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स के पास हाई क्वालिटी कंटेंट और एक्सपीरियंस नहीं है और इतना इन हैंड कैश भी नहीं है जिससे कि इतना हाई क्वालिटी कंटेंट को प्रोड्यूस कर सके। और तीसरा फैक्टर जो कि नेटफ्लिक्स के फेलियर के पीछे है, वो है वन सोर्स ऑफ इनकम। नेटफ्लिक्स अपना रेवेन्यू केवल लोगों के सब्सक्रिप्शन से ही जनरेट करती है, और वहीं दूसरी तरफ अमेजॉन प्राइम अपने सब्सक्रिप्शन से तो कुछ कमाता ही नहीं। वो अपने कस्टमर्स को अमेजॉन के इकोसिस्टम में लाना चाहता है। इकोसिस्टम में आने के बाद लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमेजॉन की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से चीज़ें ऑर्डर करेंगे और वहीं से अमेजॉन का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस केस स्टडी से हम 2 चीज़ सीखते हैं। फर्स्ट, वन सोर्स ऑफ इनकम। नेटफ्लिक्स हमेशा वन सोर्स ऑफ इनकम पे ही टिका रहा। और सेकंड, चेंज विद इंडस्ट्री। नेटफ्लिक्स की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, मगर फिर भी ब्लॉकबस्टर अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल लाने में काफ़ी देर करी। नेटफ्लिक्स अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल 2004 में लाया, तब काफ़ी देर हो चुकी थी और नेटफ्लिक्स ने यहाँ पर बाजी मार ली और ब्लॉकबस्टर पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।